तो मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हो। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राइडर्स टू द सी, जिसको जे एम सिंजे ने लिखा है। और कहानी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कहानी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कहानी मैंने ऑफलाइन क्लास में करा दिया था कहानी, और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है ये मैंने नहीं बनाया है, तो इसका श्रेय मैं तो नहीं लेने वाला। तो इसको बनाया है आपके अजीत सर ने, तो इसका श्रेय तो उनको ही जाता है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, शॉर्ट्स में लिखा हुआ है पूरा कहानी को, यहाँ पे समरी दिया हुआ है, तो आप लोग समरी को पढ़ सकते हैं। लेकिन तो ये देखिए, क्रिएटेड बाय अजीत सर, और उस शिक्षा संगम विथ एआई पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये परमिशन मांग करके नोट्स लिया गया है, तो आप लोग कोई कमेंट करके मत बोलिएगा भैया आप क्या कर रहे हैं, दूसरा का नोट्स से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा एमसीक्यू में आते हैं, इंपॉर्टेंट 60 एमसीक्यू। जब यहाँ पर अजीत सर इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो फिर मुझको इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। मैं भी वही यही सब एमसीक्यू बनाऊंगा, वो भी वही सब बनाएंगे। तो चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। हु इज द प्ले राइट ऑफ द वन एक्ट प्ले राइडर्स टू द सी। ये जो वन एक्ट प्ले है राइडर्स टू द सी का, इसको किसने लिखा भाई? विलियम शेक्सपियर ने लिखा? नहीं। जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ? नहीं। जॉन मिलिंगटन सिंजे? नहीं। ऑस्कर विल्डे? नहीं। तो किसने लिखा? जॉन मिलिंजे सिंजे, ठीक है। द राइडर्स टू द सी किसने लिखा? जॉन मिलिंगटन सिंजे, ठीक है। तो जब इसको देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। जॉन मिलिंगटन सिंजे, जेम सिंजे इज द फेमस आयरिश playwright who wrote this masterpiece. He was a key figure in the Irish literacy revival and Diply explored rural Irish life. इनको कहानी नहीं मिल रहा था, ये कहानी नहीं मिल रहा था, तो ये कहानी खोजने के लिए चले गए थे। इनका एक दोस्त ने बोला था कि अरे भाई जाओ ना, वहाँ पे एक आइलैंड है, वहां पर तुमको कहानी जरूर मिल जाएगी। और क्या कहानी है भाई साहब, आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ये कहानी मैंने क्लास में पढ़ा है। और क्लास में सब चुप हो गए, मैंने रोने वाला सिचुएशन बन ही गया था कि इतना दुख भरा कहानी है, इतना ट्रेजेडिक कहानी है कि क्लास में रोने वाला सिचुएशन बन गया था। तो अगर मैं इस कहानी को एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग भी रोना चाहिए, रोना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहानी को एक्सप्लेन करूंगा। चलो हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द प्ले राइडर्स टू द सी सेट। कहाँ पर गए थे ये कहानी लिखने, कौन सा आइलैंड गए थे? तो एक नंबर है ना, बिजी स्ट्रीट इन डबलिन, ऑन एन आइलैंड ऑफ द वेस्ट आइलैंड, अरन आइलैंड जिसका नाम है, इन अ क्वाइट विलेज, इन अ क्वाइट विलेज इन लंदन, इन द स्कॉटिश हाईलैंड्स। तो ये कहाँ गए थे? आप अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो हम लोग को पता है कि ये गए थे अरन आइलैंड्स में गए थे, ठीक है। ये कहाँ है? तो वेस्ट ऑफ आयरलैंड के वेस्ट में है, ऑन एन आइलैंड ऑफ द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लो यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन। The play is set in the cottage kitchen on a remote harsh island of the west of Ireland, specifically inspired by Singe's time on the Aran Islands, where the sea controls everyday life. यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बस एक किचन का सीन है। एक इसी के इस मैंने इसको वन एक्ट प्ले क्यों कहा जाता है, क्योंकि बस एक ही दृश्य है, आपको बस एक ही दृश्य दिखेगा, और वही दृश्य आपको पूरे कहानी में नजर आएगा। पूरा नाटक बस एक ही दृश्य में चलेगा, बस किचन का सीन है और कुछ नहीं, सीन चेंज नहीं होता है। हम लोग नाटक देखते हैं तो उसमें सीन चेंज होता है ना, अभी तो नाटक वगैरह नहीं होता है, लेकिन ऐसा नाटक जो कि बहुत अच्छा हो और उसमें सिर्फ एक ही को सीन हो तो अच्छा रहता है, कि बार बार सीन को चेंज करना नहीं पड़ेगा। हम लोग आते हैं इसके बाद वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ राइडर्स टू द सी। सेंट्रल थीम क्या है भाई, इस कहानी में क्या बताया गया है, लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं? तो इस कहानी में लेखक हमें क्या, ए नंबर द जॉय ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, कि हम लोग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, जॉय कितना खुश है, नहीं एकदम नहीं भाई साहब। द पॉलिटिकल स्ट्रगल्स ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड में पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, पॉलिटिकल पॉलिटिकल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सी नंबर द आर द रिलेंटलेस स्ट्रगल ऑफ ह्यूमैनिटी अगेंस्ट द ओवरपावरिंग फोर्स टू द सी। तो ये जो कहानी है, ये कहानी बस इसका है कि कैसे समुद्र
लोगों को खाना भी देता है और उसकी जान भी लेता है। समुद्र कैसे इंसानों पर क्या कर रहा है, अपनी शक्ति को थोप रहा है। द रिलेंटलेस स्ट्रगल ऑफ ह्यूमैनिटी अगेंस्ट द ओवर पावरिंग फोर्स टू द सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, व्हाट डज द बिलीफ ऑफ फाटलिज्म इंप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले। व्हाट डज द बिलीफ What does the belief of fatalism imply in the context of the play? That human beings can easily control their destiny through hard। तो इस कहानी में क्या समझाने की कोशिश की गई है, इस कहानी में क्या समझाने की कोशिश की गई है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो द ह्यूमन बींग्स कैन इजिली कंट्रोल देयर डेस्टिनी थ्रू हार्ड वर्क। इस कहानी में यह बताने की कोशिश किया गया कि जो इंसान है वो आसानी से कंट्रोल कर सकता है अपने डेस्टिनी को, उसके नसीब में क्या लिखा है आसानी से कंट्रोल कर सकता है। काश ऐसा होता कि इंसान हार्ड वर्क माने आसानी से नहीं, हार्ड वर्क करेगा और डेस्टिनी को कंट्रोल कर लेगा। काश ऐसा होता। हम लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करने से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत पूरा जिंदगी पलट सकता है, पर किस्मत भी कोई चीज है लाला, किस्मत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हार्ड वर्क जरूरी है, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो वो चीज नहीं मिलेगा, पक्का है। लेकिन हार्ड वर्क के साथ एक और चीज जो चाहिए वो है किस्मत। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। दैट ऑल इवेंट्स आर predetermined inevitable and humans must simply accept their fate। तो दैट ऑल इवेंट्स आर predetermined, इसमें क्या बताया गया है कि सारा जो कुछ भी होता है ये पहले से तय है, जो भी कुछ होना है ये सब पहले से तय है, प्रीडिटरमाइंड है, इनवेटिव जिसको बदला नहीं जा सकता। एंड ह्यूमंस मस्ट सिंपली एक्सेप्ट देयर फैट, और इंसान को बस उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो कुछ भी है भाई पहले से लिखा जा चुका है, इंसान उसको बदल ही नहीं सकता, और इंसान को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या ये कहानी का मकसद है? क्या ये कहानी के कवि जे जे सिंजे हम लोग को ये बताना चाहते हैं? जे जे सिंजे, एम जे सिंजे, जो भी नाम है। सी नंबर, पहले तो सारा ऑप्शन देख लेते हैं, लग रहा है कि ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन दैट द सी इज अ फ्रेंडली फोर्स, सी दोस्ताना बल है, समुद्र हमसे दोस्ती करना चाहता है ये बताना चाह रहे हैं आप, तो एकदम गलत है भाई, समुद्र तो बड़ा खतरनाक है। दैट प्रेयर्स कैन चेंज द पास्ट, प्रेयर पास्ट को बदल सकते हैं, पास्ट को तो कोई नहीं बदल सकता भाई, पास्ट को कोई नहीं बदल सकता, पास्ट में जो हो गया वो सो हो गया। भगवान से दुआ कर सकते हैं कि बीता हुआ कल दोबारा ना आए, क्या पता क्या हो जिंदगी में। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड इनवाइटेबल एंड ह्यूमंस मस्ट सिंपली एक्सेप्ट देयर फेट, कि सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है, हम लोग को बस जाके उसको एक्सेप्ट कर लेना है। क्या करना है? एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं उसके बाद वाला क्वेश्चन पे। तो एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले व्हाट इज कैथलीन डूइंग इन द कॉटेज किचन। तो स्टार्टिंग में कैथलीन क्या कर रही थी, किचन में क्या कर रही थी? अजीब बात पूछ रहे हो, किचन में कोई क्या करेगा, कुछ बनाएगा, खाना बनाएगा। सी इज स्लीपिंग, आ हा, ऑप्शन कितना मस्त दिया है भाई, किचन में सो रही थी। शी इज क्राइंग लाउडली फॉर हर ब्रदर, वो रो रही थी बहुत जोर जोर से, भैया मर गए, भैया मर गए। नहीं, शी इज फिनिशिंग नीडिंग अ केक एंड स्पिनिंग एट द व्हील। तो क्या बना रही थी? केक बना रही थी, उसको घुमा रही थी। स्पिनिंग व्हील होता है ना, आप लोग देखे होंगे केक बनता हुआ, तो केक कैसे बनता है, एक स्पिनिंग व्हील होता है, उसको गोल से घुमा दिया जाता है और बनता है। तो वो क्या कर रही थी? शी इज फिनिशिंग नीडिंग अ केक एंड स्पिनिंग एट द व्हील। तो ये तो एमसीक्यू नहीं पूछेगा भाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या दिया है। इसके बाद है, व्हाट डज नोरा ब्रिंग इनटू द कॉटेज हिडन अंडर हर सॉल। नोरा क्या लेकर के आती है, एक सॉल के भीतर में छिपा करके लाती है। क्या छिपा करके लाती है? अ न्यू पेयर ऑफ शूज, नया जूता का नया जोड़ी, एक जूता माने एक जूता नया जोड़ी, जूत क्या होता है भाई,
एक ज्योति जुरा, a new pair of shoes. Okay, a bundle containing a shirt and plain stocking, a bottle of holy water, a piece of broken board. तो क्या लाती है? a bundle containing a shirt and plain stocking. तो उसके भाई का कुछ सामान होता है जिसमें एक बंडल रहता है, उसमें उसके भाई का कपड़ा रहता है, मोजा का टुकड़ा रहता है, ये सब रहता है। तो वो एक बंडल लेकर के आती है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है वेयर द क्लॉथ्स इन द बंडल फाउंड। जो उसके बंडल में जो कपड़े मिले थे उसके भाई के, वो कहाँ पर मिले थे? इन द गैलवे फेयर? नहीं। फ्लोटिंग नियर द वाइट रॉक्स ऑफ अ ड्राउन मैन डैंग डोनेगल द फार नॉर्थ इनसाइड अ वेल्स बेले। वेल के पेड़ में कैसे चल जाएगा भाई? अजीब बात है। और वेल के पेड़ में जाएगा तो कपड़ा निकालेगा कैसे? ये सब का अजीब सा ऑप्शन है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग नियर द वाइट रॉक्स। तो फ्लोटिंग नियर द वाइट रॉक्स के पास ये सब उसका सामान मिला था, उसके भाई का सामान। ऑफ अ ड्राउन मैन इन डोनेगल। सॉरी सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? ड्राउंड मैन इन अ डोनेगल। कहाँ मिला था? डोनेगल में मिला था। कहाँ मिला था? डोनेगल में मिला था। एक आदमी डूब रहा था। ठीक है, उसके अगल बगल में रॉक्स थे तो मुझको लगा कि रॉक्स वाला ही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ अ ड्राउंड मैन इन डोनेगल। तो छोटी छोटी क्लासेस में बड़ी बड़ी गलतियां होते रहती है, इसको हम लोग क्या करेंगे? नजरअंदाज करेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ दे क्या? द यंग प्राइस टोल्ड नोरा दैट दिस क्लॉथ्स वर रिकवर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ मैन who drowned and was ashore in Donegal, which is located in the north of Ireland. तो डोनेगल कहाँ है? डोनेगल कहाँ है? नॉर्थ ऑफ आयरलैंड में। और यहाँ पर हम लोग क्या पता चला कि इसका कपड़ा कौन देता है? तो एक प्राइस देता है, यंग प्राइस टोल्ड नोरा। नोरा को कहता है। नोरा कौन है? छोटी बहन है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है, वाई डज द यंग प्राइस्ट एडवाइज द गर्ल टू चेक द क्लोथ्स सीक्रेटली। तो प्राइस्ट बोलता है कि जो कपड़े हैं इसको छिपा करके चेक करना। क्यों? ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज द क्लॉथ्स आर स्टोलन प्रॉपर्टी, क्योंकि कपड़े चुरा के दिए थे उसने? नहीं। टू प्रिवेंट मौर्या फ्रॉम फाइंडिंग आउट एंड क्राइंग हर सेल्फ टू डेथ इफ दे आर नॉट माइकल्स। तो ये क्या लिखा है? टू प्रिवेंट मोरिया फ्रॉम फाइंडिंग आउट एंड क्राइंग हरसेल्फ टू डेथ इफ दे आर नॉट माइकल्स। तो वो छिपाने के लिए इसे बोलती है ताकि उसको, वो मोरिया को ना मिले। मोरिया जिसके पति, जिसके ससुर, जिसके कई सारे बेटे मारे जा चुके हैं, उसका एक और बेटा का माने डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा मिला है, माइकल का। और अगर उसकी माता को पता चल जाता है कि माइकल का मरा कपड़ा मिला है उसके मरे हुए शरीर से, उसको दफना दिया गया है कहीं और, तो उसकी माँ बहुत रोएगी। इसीलिए हम लोग क्या करना है, इसको थोड़ा समझ कर रखना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ था कि प्राइस्ट ने क्या बोला था? द प्राइस्ट इज कंसर्न अबाउट मोरियाज फ्रेजाइल मेंटल स्टेट। ही वॉन्ट्स दैट इफ द क्लोथ्स आर नॉट माइकल्स, रेजिंग अ फॉल्स आर्म विल मेक हर क्राई एंड lament so much that she might die from the shock and grief. तो मौर्या बहुत ही ज्यादा उदास थी, दुखी थी, और वो शौक से मर भी सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा शौक आम बात है। मैंने सोचा भी नहीं जा सकता उसके साथ क्या बीत रहा है, मौर्या के साथ हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। What does the young pride say about Maurya's consentant praying? तो प्राइस्ट ने मौर्या को क्या बोला था जब वो प्रे कर रही थी? दैट शी शुड स्टॉप प्रेइंग एंड स्टार्ट वर्किंग। उस प्राइस्ट ने क्या बोला कि तुम प्रे करना बंद कर दो, काम करो, काम करना स्टार्ट करो? नहीं, ऐसे तो नहीं बोलेगा कोई। दैट हर प्रेयर्स आर यूजलेस। क्या उसने बोला कि तुम्हारा प्रेयर यूजलेस है? नहीं भाई। दैट द Almighty God won't leave her destitute with no son living। तो उसने क्या बोला था कि भगवान चिंता मत करो, भगवान बहुत ही दयालु है,
भगवान कभी भी किसी को ऐसा तो नहीं करेगा कि उसके सभी बच्चों को मार दे। ऐसा फादर ने बोला था, प्राइस्ट ने बोला था। चर्च के पुजारी को प्राइस्ट बोलते हैं। तो चर्च का पुजारी बोला था कि भगवान बहुत ही दयालु है, वो किसी को नहीं छोड़े, किसी को ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि उसके सही बेटे को मार दे। क्योंकि उसका एक और बेटा जो था, जो लास्ट में बचा था, वो भी क्या बोल रहा था, हम भी जाएंगे समुद्र में। क्योंकि जाना पड़ेगा, समुद्र में जाना पड़ेगा। आप लड़के हैं, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। घर का खाना वाना कैसे चलेगा घर में, ये सब लड़के के ऊपर ही था। एक बेचारा वही एकलौता जीता जीता था, जिंदा था, तो उसको भी तो जाना ही था। तो देखते एक्सप्लेनेशन। द यंग प्राइस्ट रिप्रेजेंट्स अ नाइव conventional religious view. He confidently tells Nora that because Moria prays half the night, God will surely protect her last surviving son Bartle. तो उसका लास्ट बेटा जो था बाटले, वो भी समुद्र में जाने वाला था, समुद्र के लिए निकल चुका था। वो भगवान से प्रे करती थी कि इसको कुछ ना हो। बहुत सारा बेटा इसका मर चुका था। एग्जैक्ट कितना, शायद 8 लोग मारे जा चुके थे। तो भगवान किसी के साथ इतना गंदा तो नहीं कर सकते, ये बिलीफ है। लेकिन हम लोग को नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है जिंदगी में। अब आप लोग को उदास नहीं कर रहे हैं जिंदगी के इससे करवा सच्चाई के बारे में बता करके, ये तो एमजे सिंजे जी खुद कर चुके हैं आप लोगों को जिंदगी का ये करवा सच्चाई बता करके। और ये करवा सच्चाई आप लोगों को सिलेबस में काहे दिया गया, नहीं देना चाहिए था। इतना करवा सच्चाई कौन देता है? 11 12 के बच्चों को आप ये सच्चाई बता देते हैं कि भगवान भगवान पे विश्वास मत करो। ये सिलेबस में होना नहीं चाहिए इतना ज्यादा ट्रेजेडी। मैंने है क्यों है, क्योंकि अगर मान लो कि बहुत बहुत बच्चों का लाइफ ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों का, मतलब बहुत कम बच्चों का होता है, ज्यादा बच्चों का तो नहीं होता, कि बहुत ज्यादा दुख आ जाता है उनके ऊपर। तो बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, तो ये सब कहानियां पढ़ करके मन को थोड़ा आराम मिलता है, और हम लोग थोड़ा प्रिपेयर रहते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए शायद ये कहानी दिया होगा, क्या पता वो सिलेबस बनाने वाले के दिमाग में क्या समाया होगा कि उसने एक दूसरा तरह का नाटक था, उसको बदल के इस नाटक को दे दिया। क्यों दिया? बच्चों को जान लो, हमारा माने बच्चों की जान लोगे। इसके बाद व्हाट आर कैथलीन एंड नोरा गोइंग टू डू विथ द बंडल व्हाइल देयर मदर इज अवेक? व्हाट आर कैथलीन एंड नोरा गोइंग टू डू विद द बंडल व्हाइल देयर मदर इज अवेक? जैसे उसकी मम्मी जागती है, तो वो लोग उस बंडल को क्या करते, देखो सीन क्या है। सुबह सुबह नोरा और कौन है, कैथलीन केक बना रही है, नोरा एक बंडल लेकर के आती है। वो बोलती है कि इसको प्राइस ने दिया है, किसी को बोलना नहीं। अच्छा ये क्या है? ये लग रहा है कि किसी की डेड बॉडी में से मिला है। उसने उन्होंने चेक करके बोला कि कहीं ये बाटले का तो नहीं है, तुम क्या करो इसको देख करके बताओ बाटले का कपड़ा है कि नहीं। तभी उसकी मम्मी जाग जाती है। अरे बोलती है छिपाओ इसको छिपाओ, मम्मी देख लेगी, मम्मी देख लेगी, इसको ऊपर मचान में छिपा देती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब उसकी मम्मी जाग जाती है, तो ये लोग क्या करती है, थ्रो इट इनटू द फायर, आग में फेंक देती है, नहीं, हाइड इट अप इन द टर्फ लॉफ्ट, गिव इट टू बाटले टू चेक, बाटले का ही तो कपड़ा है भाई, सो इट टू मोरिया इमीडिएटली, मोरिया को दिखाती है, नहीं, ये क्या करती है, इसको छुपा देती है ऊपर में टर्फ लॉफ्ट, हाइड इट अप इन द टर्फ लॉफ्ट, ऊपर में फेंक करके, ठीक है, छुपा देती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो क्या है। इसके बाद व्हाट इज बाटले प्रिपेयरिंग टू डू डिस्पाइट द टेरिबल वेदर? बाटले किस चीज की तैयारी कर रहा था? अच्छा ये बाटले है, ठीक। और जो माई जिसका बॉडी मिला था वो माइकल का है, तो माइकल का बॉडी मिला, ये बाटले अभी जाने की तैयारी कर रहा है समुद्र में। तो व्हाट इज बाटले प्रिपेयरिंग टू डू डिस्पाइट द टेरिबल वेदर? बहुत ही खतरनाक मौसम था, तूफान आया हुआ था समुद्र में, और बाटले किस चीज की तैयारी कर रहा है? बाटले किस चीज की तैयारी कर रहा है? ही इज प्रिपेयरिंग टू गो फिशिंग इन द डीप सी, ये डीप समुद्र में जाकर के मछली पकड़ने का सोच रहा है, नहीं, मछली पकड़ने का तो नहीं सोच रहा है। ही इज प्रिपेयरिंग टू राइड टू द गैलवे फेयर टू सेल हॉर्सेस, या ये जाना चाहता है गैलवे फेयर में
जहां पर मेला लगा हुआ है, और वहां पर ये क्या करेगा, घोड़ों को बेच करके कुछ पैसे कमाएगा, जो पैसा घर ला करके उसके परिवार का पालन पोषण करेगा। तो ये कई सारी सच्चाई बता देती है, लड़कों की भी सच्चाई बताती है कहानी, कि आपको जान जोखिम में डाल करके आपको काम करना पड़ेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। ही इज प्रिपेयरिंग टू राइड टू द गेलवे फेयर टू सेल हॉर्सेस। वो समुद्र से होकर ही रास्ता जाता है उस मेला का, तो बहुत जोर से तूफान आया हुआ है, और ये बोल रहा है कि उसी तूफान में जाएंगे, समुद्र में जाएगा। वाह, तो ठीक नहीं था। आगे देखते हैं। वॉट स्पेसिफिक आइटम डज बार्टले आस्क कैथलीन फॉर व्हेन ही इंटर्स द रूम। वॉट स्पेसिफिक आइटम डज बार्टले आस्क कैथलीन फॉर व्हेन ही इंटर्स द रूम। तो बार्टले क्या चीज मांगता है कैथलीन से जब वो अंदर आता है, तो बार्टले क्या मांगता है कैथलीन से, तो वो क्या मांगता है, हिज वाटर प्रूफ फॉइल स्किन, नहीं, अ पीस ऑफ न्यू रॉब बाउट इन कॉन्ने मारा। तो क्या मांगता है, अ पीस ऑफ न्यू रोप बाउट इन कौन मारा। तो एक नया रस्सी रस्सी खरीदा गया था। रस्सी क्यों खरीदा जाता था, अब हम लोग नीचे ताबूत जो है, लाश को ताबूत में रख दिए, अब ताबूत को उठा के लेके जा रहे हैं, और नीचे गड्ढा किया हुआ है, ताबूत को ऐसे तो उठा के तो नहीं फेंक देंगे। ताबूत को क्या ऐसे उठा के, एक, दो, तीन, लो, डब गया, ऐसे तो नहीं फेंकेंगे, तो रस्सी से बांध करके उसको धीरे धीरे उतारा जाता है। तो इसीलिए नया रस्सी का टुकड़ा रखा हुआ था। ठीक है, नया रस्सी का टुकड़ा क्यों रखा हुआ था, कि माइकल का बॉडी अगर आ गया, तो माइकल के बॉडी को उसी उससे क्या करना होगा, उतारना होगा। ठीक, तो और ये आके बोल रहा है कि मुझको वही रस्सी दो। उसकी मम्मी गुस्सा करिए, नहीं, माइकल का बॉडी आएगा तो उसके काम में आएगा, ये मत लेकर के जाओ। लेकिन कोई सुनता है, इस एज में हम लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं मम्मी का बात, एकदम नहीं सुनते। आप लोग भी नहीं सुनते होगे, लड़के तो और नहीं सुनते हैं, लड़कियां थोड़ा बहुत सुन लेती है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है, अ पीस ऑफ न्यू रॉप। Why does Moria tell Bartlett to leave the new rope hanging by the boards? Why does Moria tell Bartlett to leave the new rope hanging by the boards? कि काहे मोरिया काहे बोलती है कि उस रोप को छूना नहीं, उस रोप को एकदम मत छूना। काहे बोलती है मोरिया, ऐसा क्यों बोलती है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू माइकल, क्योंकि वो रोप माइकल का था। बिकॉज इट इज कर्स्ड, क्या उसको श्राप मिला था। बिकॉज इट विल बी नीडेड टू लोअर माइकल्स कॉफिन इनटू अ डीप ग्रेव इफ हिज बॉडी इज वॉश्ड अप। जब माइकल का शरीर आ जाता तो उसको ग्रेव में डालने के काम में आता, इसीलिए मौर्या बोलती है कि इसको मत लेके जाओ बेटे, इस रस्सी को रहने दो, माइकल के डेड बॉडी को रखने के काम में आएगा। इसके बाद देखते हैं, व्हाट आर्ग्यूमेंट डज मोरिया यूज टू ट्राई एंड स्टॉप बाटले फ्रॉम गोइंग। तो मोरिया क्या आर्ग्यूमेंट देती है कि बाटले नहीं जाए, ये मोरिया क्या आर्ग्यूमेंट देती है, सी सेज द हॉर्सेस आर टू सिक टू बी सोल्ड। क्या वो ये बोलती है कि घोड़े बहुत पतले दुबले हैं, कमजोर है, वो बिचाएंगे नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं बोलती है। She warns him that the sea is rising and asks what the price of 1,000 of horses is against the life of an only son. तो मौर्या ये बात बोलती है, जो बात मैंने इतना दुख लगता है सुन करके, कि इस एमसीक्यू को कराने में इधर लग रहा है, चोट लग रहा है। इसको मैंने कहानी है कि क्या लिखा है, इतना इतना दर्द भरा कहानी काहे काहे दिया है। ठीक है, तो क्या बोल रही उसको बोलती है कि बेटे कहाँ जा रहे हो। तो बाटले बोलता है कि घोड़ों को बेचने जा रहा हूँ, कुछ पैसे कमाने जा रहा हूँ, मत जाओ, बाहर बहुत मौसम खराब है, मेरा मन बहुत विचलित है, मत जाओ। तो बाटले कहता है कि पैसे कमाना तो जरूरी है माँ। ये कहते हैं कि क्या पैसे कमाना जरूरी है, क्या तुमसे ज्यादा कीमती पैसा है, क्या तुम घोड़ों को बेच दो, 100,000 करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती है तुम्हारा जान।
मत जाओ। तो जाता है, क्या किया जा सकता है इसके बाद? व्हाट डज बाटले इंस्ट्रक्ट कैथरीन? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई अच्छा से स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि किस तरह के दर्द की बात हो रही है। कहानी की मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अच्छे से बनाऊंगा। तो व्हाट डज बाटले इंस्ट्रक्ट कैथलीन टू डू while he is away? What does Bartley instruct Kathleen to do while he is away? तो बाटले जाने टाइम कैथरीन को क्या बोलता है करने के लिए? टू बिल्ड अ न्यू बोट, नया नाव बनाने का नहीं। टू गो टू द प्राइस एंड आस्क फॉर मनी, प्राइस से जाकर पैसा मांगना नहीं। टू वॉच द शिप एंड सेल द पिग विथ द ब्लैक फीट, इट जॉबर गिव्स अ गुड प्राइस। वो क्या बोलता है कि अगर जॉबर अच्छा पैसा दे तो इन सबको बेच देना। टू शिप्स को ध्यान रखना और पिग्स को बेच देना अगर जॉबर अच्छे पैसे दे। ठीक है, इसके बाद का एमसीक्यू है, हाउ डज मोरिया रिएक्ट व्हेन बाटले फाइनली लीव द हाउस? अभी कितना एमसीक्यू, अभी आधा ही हुआ है जी। हाउ डज मोरिया रिएक्ट, हाउ डज मोरिया रिएक्ट व्हेन बाटले फाइनली लीव द हाउस? तो मोरिया क्या रिएक्ट करती है जब बाटले क्या करता है, रिएक्ट कर? अभी 26 मिनट ही हुआ है, ठीक है, आगे और पढ़ाते हैं। हाउ डज मोरिया रिएक्ट, हाउ डज मोरिया रिएक्ट? तो हम लोग, अगर आप लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आता तो आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तोड़ तोड़ के। हाउ डज मोरिया रिएक्ट, मोरिया ने कैसा रिएक्ट किया? वेन बाटले फाइनली, एकदम वेन मतलब जब, बाटले फाइनली लीव द हाउस, बाटले क्या किया, घर को छोड़ दिया। तोड़ तोड़ के जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग तोड़ तोड़ के समझिएगा एग्जाम में। जैसे मेरा भाई है, वो बोलता है कि भैया ये तो अंग्रेजी, जैसे आप, ये क्या, हम क्या करते थे टेस्ट में, यहाँ पे हिंदी में लिख करके देते थे। मतलब बोलता है कि नहीं आएगा यहाँ पे हिंदी में, एग्जाम में लिख करके नहीं देगा। मतलब तब अंग्रेजी का टेस्ट ही काहे ले रहा है? अगर वो यहाँ पे ब्रैकेट में हिंदी लिख करके देगा तो ये अंग्रेजी का टेस्ट थोड़ी हुआ एग्जाम में। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, हिंदी में लिखा हुआ नहीं रहेगा और हिंदी में कोई समझाने वाला भी नहीं रहेगा, तो आप ही को खुद से समझना पड़ेगा। तो क्या लास्ट में क्या बोली मोरिया? सी हग्स हिम एंड किसेस हिम गुड बाय। मोरिया क्या उसको गले लगा लेती है और उसको अच्छे से गुड बाय करती है? नहीं। सी कर्स द सी एंड थ्रोज अ स्टोन, वो समुद्र को श्राप देती है और पत्थर चला कर मारती है अपने बेटा को? नहीं। सी क्राइज out that he is gone and they will not see him again, leaving her with no son. तो वो रोती है, जब वो चल जाता है तो वो रोती है कि उसका आखिरी बेटा भी जा रहा है और अब मेरे पास कोई बेटे नहीं रहेंगे। हाँ, ठीक है। She cries out that he is gone and they will not see him again, leaving her with no son. बहुत दुख भरा कहानी है, बहुत। Why is Kathleen angry with Moria? Why is Kathleen Why is Kathleen angry with Moria after Bartley leaves? तो कैथलीन एंग्री विथ मोरिया, मोरिया, कैथरीन मोरिया से गुस्सा क्यों होती है जब बाटले घर छोड़ के जाता है? बिकॉज मोरिया एट बाटलेस ब्रेड। क्या क्या ऑप्शन दिया है? क्योंकि मोरिया क्या करती है, बाटले का ब्रेड खा लेती है? नहीं। बिकॉज मोरिया सेंट हिम अवे विथ एन अनलकी वर्ड एंड डिड नॉट गिव हिम अ मदर्स ब्लेसिंग। तो ये हो जाएगा आंसर। जब वो जा रहा होता है तो मोरिया क्या बोलती है कि मत जाओ, मत जाओ वरना तुम मारे जाओगे, मत जाओ। अब कोई घर से निकल रहा है और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मत जाओ तुम मारे जाओगे? इसीलिए कैथरीन गुस्सा होती कि माँ अपने, आप बेटे को आशीर्वाद देना चाहिए था, लेकिन आप क्या बोल रही है, क्या कह दी, तो अजीब सा बात कह देती है इसीलिए। इसके बाद, व्हाट इंपॉर्टेंट आइटम डिड द गर्ल्स फॉरगेट टू गिव बाटले? तो व्हाट इंपॉर्टेंट आइटम, ऐसा कौन सा सामान था, डिड द गर्ल्स फॉरगेट कि लड़कियां भूल गई टू गिव द बाटले, बाटले को देना?
तो कौन सा इंपॉर्टेंट सामान था जो बाटले को देना भूल गई थी? हिज टोबैको पर्स। हाँ, अगर आज का जमाना था तो उसका विमल पान मसाला छूट गया होगा, लेकिन उस वहां पर तो विमल नहीं मिलता था, तो टोबैको पर्स नहीं। हिज वार्म फ्लैंड कोट, तो गर्म कोट नहीं। हिज बीट ऑफ ब्रेड, तो ये केक बना रही थी, ओवन में केक था, वो देना भूल गई थी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। व्हाट डज कैथलीन फोर्स मोरिया टू डू? कैथलीन क्या फोर्स करती है मोरिया को करने के लिए? टू गो टू गो डाउन टू द स्प्रिंग वेल, तुम नीचे जाओ स्प्रिंग वेल तक। गिव बाटले, बाटले को दो द ब्रेड, ये ब्रेड, एंड गिव हिम हर ब्लेसिंग्स, और उसको जाके आशीर्वाद भी दो, जो आशीर्वाद तुमने नहीं दिया था वो भी दो। टू ब्रेक द डार्क वर्ड, तुमने जो पहले इतना खराब बात बोला था उसको तोड़ने के लिए उसको जाके आशीर्वाद दो। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, कैथलीन मोरिया को क्या करने के लिए कहते हैं? उसको जाके ब्रेड दे दो, और क्या करो, उसको जाके ब्लेसिंग्स भी दे दो। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा हम लोग का व्हाट स्टिक डज नोरा गिव टू मोरिया टू हेल्प हर वॉक? व्हाट स्टिक डज नोरा, तो बूढ़ी हो चुकी थी मोरिया, चल नहीं पाती थी, तो उसको क्या दिया था? तो बाटले स्टिक, द यंग प्राइस स्टिक, द स्टिक माइकल्स ब्राउट फ्रॉम कनमारा, हर डिकेड हस्बैंड स्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टिक माइकल ब्राउट फ्रॉम कॉर्नमेरा। तो कॉर्नमेरा से माइकल क्या लाया था? एक स्टिक लाया था, वही स्टिक को ये लेकर के जाती है। क्या देने के लिए? ब्रेड देने के लिए। ठीक है, ब्रेड देने के लिए जाती है। किसको ब्रेड देने के लिए जाती है? तो ये जाती है बाटले को ब्रेड देने के लिए। किसका स्टिक लेकर के जाती है? तो माइकल एक स्टिक लाया था, वो स्टिक लेकर के जाती है। What profound statement does Moria make about the young and the old before living? What profound statement does Moria make about the young and the old before living? ये क्या बोल रहा है? What profound statement does Moria make? What profound statement, क्या statement दिया? Does Moria make about the young and the old before living? जब क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर को हम लोग को पढ़ना चाहिए। देखो अब एमसीक्यू उसको पढ़ना चाहिए। दैट द यंग आर डिसरिस्पेक्टफुल टू डिसरिस्पेक्टफुल टू द ओल्ड, तो यंग जो है वो बूढ़े लोगों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। दैट इन हिज प्लेस इट इज द यंग मैन हु लीव थिंग्स बिहाइंड for the old people, that in this place it is the young man, that all people should stay indoors, that the sea's cruel master। तो क्या बोलते हैं? that in the place it is the young man who leave things behind for the old people, that in this place it is the young man who leave things behind for the old people। तो ये ऐसा जगह है जहां पर यंग लोग बूढ़े लोगों के लिए कुछ छोड़ करके जाते हैं। ऐसे हम लोग का माने क्या होता है? इवेंचुअली क्या होता है कि जो बूढ़े लोग हैं वो यंग बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाते हैं, लेकिन अरन आइलैंड्स में कुछ और होता है। यहाँ पर जवान लोग बूढ़े लोगों के लिए कुछ छोड़ करके जाते हैं, और वो जो छोड़ करके जाते हैं उसको बोलते हैं दुख। बहुत बड़ा दुख छोड़ करके जाते हैं, और क्या ही छोड़ करके जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। इसके बाद है while Moria is going to the spring well, what do Kathleen and Nora do? जैसे मोरिया बाहर जाती है स्प्रिंग वेल को, तो कैथलीन क्या करती है? तो कैथलीन क्या करती है? दे टेक डाउन द बंडल ऑफ क्लोथ्स टू एग्जामिन देम, तो जो कपड़ा का ऊपर रख दी थी उस थैली को निकालती है, और उसको देखती है कि उसमें किसका सामान है, और वो पहचान लेती है कि बाटले का ही रहता है। चलो इसके बाद क्या है देखते हैं। इसके बाद है व्हाट डज द यंग प्राइस से द क्लॉथ्स वेयर फाउंड? तो यंग प्राइस ने क्या बोला था कि ये कपड़े कहाँ मिले थे? तो ये कपड़े मिले थे ये कपड़े कहाँ मिले थे? टू मैन ड्राइविंग विथ इलीगल अल्कोहल। अच्छा, तो दो गो आदमी था जो अल्कोहल लेके जा रहा था, शराब, इलीगल अल्कोहल समुद्र में लेकर के जा रहा था, तो वही लोग को कॉट द बॉय विथ एन और नियर द ब्लैक क्लिफ्स।
तो यहाँ पे ब्लैक क्लिप्स के पास इन दोनों लोगों को मिला था। ठीक है, तो इसके बाद का क्वेश्चन है, what difficulty does कैथलीन फेस when trying to open the bundle? तो जब बंडल खोल रही थी तो कैथलीन को क्या मुसीबत आया था, क्या खराब माने क्या चैलेंज फेस करने को पड़ा था? शी इज टू स्कैर्ड टू टच इट, वो डर रही थी उसको छूने में। नहीं, द स्टीयरिंग इज पेरिश विथ सॉल्ट वाटर एंड हैज अ हार्ड ब्लैक नोट। तो क्या था वो? हार्ड ब्लैक नोट था। ठीक है, द स्ट्रिंग इज पेरिश विथ सॉल्ट वाटर एंड हैज अ हार्ड ब्लैक नोट। तो बहुत मुश्किल से बहुत हार्ड बांध दिया गया था, तो वो खुल नहीं रहा था, ये था। ठीक है, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, what does Nora retrieve from the corner to compare with the cloth in the bundle? What does Nora retrieve from the corner to compare with the cloth in the bundle? तो क्या करती है? कोना से कुछ निकालती है और उससे वो पता करने की कोशिश करती है कि ये क्या है। तो वो माइकल शर्ट ऑफ द हुक टू कंपेयर द फ्लैनल मटेरियल। तो माइकल के शर्ट का हुक चेक करती है कि ये क्या है। हाँ, ये उसी का हिस्सा है। ठीक है, why does Kathleen initially doubt that the flannel shirt piece? Why does Kathleen initially doubt that the flannel shirt piece belongs to Michael? तो why does Kathleen initially doubt? स्टार्टिंग में कैथलीन को डाउट क्यों होता है कि ये जो शर्ट पीस बिलोंग्स टू माइकल, ये क्या है? डाउट क्यों होता है कि ये इसका नहीं है? बिकॉज द कलर इज कंप्लीटली डिफरेंट। नहीं, बिकॉज देयर आर ग्रेट रोल्स ऑफ दिस एग्जैक्ट स्टफ इन द गैलवे शॉप, सो मैनी मैन कुड हैव इट। तो उसको शर्ट देख करके भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा शर्ट बहुत सारे जगहों में मिलता था, बहुत सारे लोग पहनते थे, बहुत फेमस शर्ट था। इसलिए उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये शर्ट, हाँ बाटले ने भी माइकल ने भी पहना था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको पहन के रखा है, इसलिए उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या है, उसी का। ठीक है, बुझाया। चलो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। हाउ डज नोरा कंक्लूसिवली प्रूव दैट द प्लेन स्टोकिंग बिलोंग्स टू माइकल? तो नोरा कैसे प्रूव करती है कि ये जो है ये सब माइकल का ही है, ये सब कपड़ा? तो इट हैज हिज नेम एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, नहीं। इट इज ए यूनिक ब्राइट रेड कलर, नहीं। शी रिकॉग्नाइज हर ऑन नीटिंग, शी पुट्स अप 60 स्टिचेस। तो वो क्या की थी? खुद से सी थी उसको, और उसमें 7 स्टिचेस था, का पता कैसे गिनी, 60 बार उसको सी थी। तो एग्जैक्टली आई रिमेम्बर ड्रॉपिंग एग्जैक्टली 4 स्टिचेस, और 4 स्टिचेस छूट गई थी। शी पुट अप 60 स्टिचेस एंड रिमेम्बर्स ड्रॉपिंग एग्जैक्टली 4 स्टिचेस। तो इसी से उसको याद आ जाता है कि ये माइकल का ही है। What does Kathleen say is a bitter thing about Michael's death? What does Kathleen say? कैथलीन ने क्या कहा? Is a bitter thing to think about Michael's death. माइकल के डेथ के बारे में क्या कहा? That he died owing money. That he drowned on a sunny day. That he is floating far north with no one to mourn him except the black hags flying on the sea. तो उसने क्या कहा बरबराते हुए? बिटर थिंग टू थिंक अबाउट माइकल जीत, कि समुद्र में तैर रहा था अनजान लाश की तरह, और इसके लिए कोई रोने के लिए भी नहीं था। दैट इज फ्लोटिंग, तो ये कहा बहुत दूर तैर रहा था, और इसमें कुछ, दैट इज फ्लोटिंग फार नॉर्थ विथ नो वन टू माउंट, कोई इसके लिए रोने के लिए नहीं था, बस इसके ऊपर चिड़िया आकर के बैठती थी, इसको नोच नोच के खाती होगी। तो ये सब देख करके, ये सब सोच के वो बोलती है, वेन मोरिया रिटर्न्स फ्रॉम द स्प्रिंग वेल हाउ डज सी बिहेव? तो जब मोरिया जाती है और मोरिया वहां से वापस आती है, तो बहुत डरा डरा सा भूतिया जैसा हो जाती है मोरिया। सी इज लाफिंग एंड जॉयफुल, नहीं, शी कम्स इन वेरी स्लोली without looking at the girls and begins to kin softly. रोने लगती है, आती है और क्या होता है? रोने लगती है।
अरे जय जी, अब जाओ ना जी, इसको जाओ ना। तो वो क्या करती है, वो रोने लगती है। ठीक है, तो वो अजीब सा आती है और वो रोने लगती है। व्हेन मोरिया व्हेन मोरिया रिटर्न्स फ्रॉम द स्प्रिंग वेल, तो ये क्या करती है, बहुत धीरे से आती है, बहुत अजीब सा चेहरा बनाती है, रोने लगती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। डिड मोरिया गिव बाटले हिज बिट ऑफ ब्रेड एट द वेल? डिड मोरिया गिव बाटले हिज बिट ऑफ ब्रेड एट द वेल? क्या मोरिया उसको वो ब्रेड दे पाती है? नहीं, नहीं दे पाती है। नो, शी रिटर्न विद द ब्रेड स्टिल इन हर हैंड। उसके हाथ में ही ब्रेड रहता है और वो वापस आ जाती है, नहीं दे पाती है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे है, व्हाट व्हाट fearfulest thing does Moria claim she at she saw at the spring well? तो वो स्प्रिंग वेल में क्या देखती है, आ करके क्या कहती है कि उसने देखा बाटले, एक बाटले लाल घोड़ा पर जा रहा है, एंड द घोस्ट ऑफ माइकल राइडिंग बिहाइंड हिम ऑन द ग्रे पोनी। तो घारा वाले ग्रे पोनी पर कौन जा रहा है, माइकल। और इस पर कौन जा रहा है, बाटले। इस पे जा रहा बाटले और इस पे जा रहा है माइकल। मतलब दो घोड़ा है, और एक घोड़ा पे कौन जा रहा है, ये घोड़ा कहाँ से बन रहा है जी, तो ये घोड़ा है, ठीक है। तो ये घोड़ा के ऊपर माइकल और एक और घोड़ा है पीछे में। इस पे कौन बैठा हुआ है, इस पे बैठा हुआ है हम लोग का माइकल, और सामने वाला घोड़ा पे बैठा हुआ है बाटले। इसकी घोड़ा का कलर क्या है, रेड, और इसका कलर क्या है, ग्रे। ठीक है, और ये साइन है कि जो मरा हुआ आदमी है वो इसको भी साथ में ले जाने के लिए आया है और इसको भी मारेगा। तो बस यही साइन है। इसके बाद आते हैं, व्हाट वाज माइकल वेयरिंग इन मोरियास विजन? माइकल क्या पहन करके आता है, तो नया नया जूता सूड़ा एकदम बढ़िया रहता है। फाइन क्लोथ्स, बहुत अच्छे कपड़े, और न्यू शूज ऑन हिज फीट, नए जूते पहनता है, जो उसको अपनी जिंदगी में नहीं मिले, वो मरने के बाद मिलता है। वाई कुड नॉट मोरिया गिव बाटले हर ब्लेसिंग एट द वेल? मोरिया बाटले को ब्लेसिंग्स क्यों नहीं दे पाई? सी ट्राइड, उसने कोशिश किया था, सी ट्राइड, बट समथिंग चोक द वर्ड्स इन हर थ्रोट व्हेन शी सॉ द विजन। ब्लेसिंग्स देना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसको रोक लिया, वो बोल नहीं पाई। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कितना सारा क्वेश्चन है जी। आगे हम लोग देखते हैं, what does Moria definitively state about Bartley's fate after seeing the vision? Moria definitively state about Bartley's fate after seeing the vision. What does Moria definitively state about Bartley's fate after seeing the vision? मोरिया ने क्या कहा बाटलेस के विश्वास के बारे में? ही विल हैव अ ग्रेट टाइम एट द फेयर, नहीं, ही विल बी लॉस्ट नाउ एंड दे मस्ट मेक अ कॉफिन फॉर हिम आउट ऑफ द वाइट बॉक्स। तो जैसे उसको पता चल जाता है कि अब बाटले भी नहीं रहने वाला है, और बाटले के लिए एक नया कॉफिन बनाने का समय आ चुका है, यही कहती है। ठीक है, तो वीडियो 44 मिनट का हो गया है। यूजुअली इतना बड़ा वीडियो बनाने का आदत है नहीं मेरा। इसके बाद देखते हैं, हाउ मेनी सन्स इन टोटल हैज मोरिया हैड इन दिस हाउस? तो हाउ मेनी सन्स इन टोटल हैज मोरिया हैड इन दिस हाउस? हाउ मेनी सन्स इन टोटल हैज? 6 फाइन मैन।
तो 6 लोग, हाउ मेनी सन्स इन टोटल, उसके 6 बच्चे थे, ठीक है, 6 लड़के थे, 6 लड़के थे उसके। 6 फाइन मैन, बहुत ही हट्टे कट्टे थे, अच्छे थे सब, बढ़िया था। ये 42 हुआ है अभी, ठीक है। व्हाट 42 हुआ है, नहीं, नंबर भी तो नहीं दिया है, कितना नंबर सम है, वो तो पेज नंबर 42 दिया है। व्हाट वाज द फेट ऑफ स्टीफन, व्हाट वाज द फेट ऑफ स्टीफन एंड साउंड अकॉर्डिंग टू मोरियाज मेमोरी। इतना सारा एमसीक्यू तो नहीं देना चाहिए था, 5 ही एमसीक्यू आएगा, तो 60 एमसीक्यू 5 के अनुपात में। चलिए ठीक है, आपके एक भी मार्क्स नहीं छूटने चाहिए एग्जाम में, एकदम 100% मार्क्स आने चाहिए, कर लीजिए आप लोग। व्हाट वाज द फेट ऑफ स्टीफन एंड सॉन अकॉर्डिंग टू मोरियाज मेमोरी। तो स्टीफन और सॉन क्या बोलती है मोरिया की मेमोरी में, के बारे में। दे डीड ऑफ इलनेस इन देयर बैट्स, दे वेयर लॉस्ट इन अ ग्रेट विंड एंड कैरिड इन ऑन प्लान, दे मूव टू द mainland, दे वेयर किल्ड इन अ वॉर। तो आंसर क्या हो जाएगा, दे वेयर लॉस्ट इन अ ग्रेट विंड एंड कैरिड इन ऑन वन प्लैंक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है। व्हाट साइन सिग्नल्स आर अराइवल ऑफ बाटलेस बॉडी। तो क्या सिग्नल्स आते हैं कि बाटले का बॉडी आ रहा है, बाटले का शरीर आ रहा है। तो ओल्ड वुमेन कमिंग, कुछ बूढ़ी औरतें आती है। क्रॉसिंग डेम सेल्स, वो लोग हाँ करके ऐसे ऐसे करती है। और क्या करती है, फ्लॉड फॉलोड बाय मैन कैरिंग अ ड्रिपिंग बॉडी, और पीछे से कुछ लोग आते हैं। तो ये सब साइंस है कि बाटले का बॉडी आ रहा है। बड़ा खतरनाक दृश्य है उसका भी, कि कैसे करके उसका बॉडी लाया जाता है। हाउ वाज बाटले ड्राउन। तो बाटले कैसे डूबा, तो ग्रे पोनी नॉक्ड हिम इनटू द सी, घोड़े ने लात मार दिया। अब ये पढ़ करके थोड़ा हंसी आता है कि घोड़े ने लात मार दिया और समुद्र में गिर गया, और उसके बाद तूफान तो था ही, क्या पता मर गया, चट्टान से जाके टकरा गया। तो ऐसा होता है, द ग्रेट पोनी नॉक्ड हिम इनटू द सी एंड ही वाज वॉश्ड अगेंस्ट द व्हाइट रॉक्स, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज मोरियाज रिएक्शन व्हेन बाटलेज बॉडी इज ब्राउट इन। मोरिया का रिएक्शन क्या था जब बाटले का बॉडी आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है ये वाला। सी एक्सप्रेसेस अ प्रोफाउंड calm expenses, nothing that the sea can do, nothing more to her। जैसी मर जाती है, जैसी मर जाता है उसका लास्ट बेटा, उसके बाद इसके चेहरे पर एक शांति दिखती है। शांति, गया मेरा लास्ट बेटा भी गया, अब क्या कर सकते हो तुम। अब समुद्र, अब हम, अब समुद्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मुझको रोज रातों को रोना नहीं पड़ेगा, मुझको चर्च जा करके प्रार्थनाएं नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे बेटे को बचा लो। उन नमस्याओं के रातों में भी मुझको बिल्कुल मैं चैन से सो सकूंगी कि मेरे बच्चे, मेरे पति की चिंता मुझको अब नहीं सताएगी। तो ये रिएक्शन होता है लास्ट में, और इसको सुनकर के इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि क्या बताए, कितना बुरा लगता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट डज मोरिया से द सी कैन डू लॉन्गर टू डू हर। तो मोरिया क्या बोलती है, इट कैन नो लॉन्गर सिंक हर बोट्स, देयर इज नो एनीथिंग मोर दैट शी कैन डू विथ मी बिकॉज इट ऑल हैड टेकन हर मैन। तो क्या बोलती है कि अब सबको तो तुमने ले लिया, बस अब क्या कर सकते हो तुम, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद व्हाट विल मोरिया नो लॉन्गर हैव टू डू ड्यूरिंग द डार्क नाइट्स आफ्टर सैम। तो सैम हैन एक बहुत डरावना रात होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अमावस्या का रात है, बहुत ज़्यादा खतरा है बाहर। तो वैसे ही सैम हैन का रात में बहुत ज़्यादा खतरा होता है बाहर, और वो सैम हैन के रात में प्रार्थना करते रहती है भगवान से कि भगवान मेरे पति बच्चों को बचा लेना। लेकिन अब वो सैम हैन के भी रातों में इसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने तो मेरा सब कुछ ले लिया, अब क्या लोगे, जाओ, आई एम हैप्पी, नथिंग आई हैव। क्या कर सकते हो, हम लोगों के पास क्या है। प्रे फॉर हर सन्स एंड गेट होली वाटर इन फियर ऑफ द वाइंड एंड सी।
व्हाट विल नो लॉन्गर हैव टू डू, अब क्या नहीं करना पड़ेगा, तो अब उस प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, पवित्र पवित्र क्या, पवित्र पानी नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है। तब इसको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। Hmm, oh, what does Moria sprinkle over Bartley's body? So what does Moria sprinkle over Bartley's body? Holy water from a small cup. बाटले के शरीर में क्या होती है, जैसे हम लोग में भी होता है कि हम लोग ये पानी पिलाते हैं, शुद्ध पानी, किसी का मरने के बाद, तो ये भी ऐसा ही करती है, ठीक है। इसके बाद व्हाट डज मोरिया प्लेस अक्रॉस बाटलेस फीट, मोरिया बाटले के फीट के पास क्या करती है, द पीसेस ऑफ माइकल्स क्लॉथ्स फाउंड इन द बंडल, वो उसको क्या करती है, जो माइकल का कपड़ा था उसके पाँव के पास रख देती है, ठीक है। माइकल के कपड़ा बाटले के पाँव के पास रख देती है। व्हाट इंपॉर्टेंट आइटम डिड दे फॉरगेट टू बाय फॉर द मेकिंग द कॉफिन, तो कॉफिन बनाने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट आइटम भूल गए थे, नेल्स, क्या भूल गए थे, पिरेक ही भूल गए थे। सब कुछ खरीद पर मैंने इन लोगों को पता है कि कोई तो मरबे करेगा, तो हम लोग पहले ही से ला करके इसको रख लेते हैं, तो ये लोग पहले से ला करके रख लेते थे, और ये नेल्स भूल गए थे, नेल्स क्या, पिरेक, तो पिरेक भूल गए थे। अकॉर्डिंग टू कैथलीन, वाई इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट मोरिया फॉरगॉट द नेल्स, तो वाई इट नॉट सरप्राइजिंग दैट मोरिया ये पिरेक खरीदना भूल गई, क्यों सरप्राइजिंग नहीं था, बिकॉज शी डज नॉट नो हाउ टू बिल्ड अ कॉफिन, बिकॉज वुमेन डोंट बाय हार्डवेयर, बिकॉज शी इज गेटिंग ओल्ड एंड इज कंप्लीटली ब्रोकन बाय ग्रीफ, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी और परेशान हो चुकी थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है, व्हाट डज मोरिया से अबाउट द स्टेट ऑफ हर फैमिली एट द वेरी एंड, लास्ट में उसने अपने फैमिली के स्टेट के बारे में क्या कहा, दे आर ऑल टुगेदर दिस टाइम एंड द एंड इज कम, हाँ तो बस यही बोली, दे आर ऑल टुगेदर दिस टाइम एंड द एंड इज कम, यही बोलती है लास्ट में। प्लेसिंग हर हैंड्स ऑन बाटलेस फीट, मोरिया एक्सेप्ट द फाइनलिटी ऑफ हर फैमिली लाइन, ऑल हर मैन आर नाउ यूनाइटेड इन डेथ, ब्रिंगिंग अ कंप्लीट एंड इनटू द फैमिली स्ट्रगल। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज मोरियास फाइनल रियलाइजेशन रिगार्डिंग ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी के बारे में मोरिया को क्या रियलाइजेशन होता है, क्या रियलाइजेशन होता है, दैट नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉरएवर एंड वी मस्ट बी सेटिस्फाइड, कि यह रियलाइज होता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आया, सब आए हैं मरने के लिए, हम आए हैं मरने के लिए, तो हम आए ही क्यों हैं, जीते ही क्यों हैं, ये एक सवाल है। क्या आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या फिर से दोबारा जन्म मिलेगा तो आप लोग लेना चाहेंगे, आप लोग तो लेना चाहेंगे, अभी जिंदगी में क्या ही बीता है, अभी तो आप लोग की जिंदगी में कुछ नहीं बीता, अभी तो एकदम जिंदगी मस्त चल रहा है। आगे चलिए, आगे देखिए होता है क्या, व्हाट फंक्शन डज द ग्रे पोनीज सर्व इन द प्ले, ग्रे पोनी का कौन सा फंक्शन इसमें दिखाया जाता है, तो इट इज अ सिंबल ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, इट एक्ट्स एज अ लिटरल एंड सुपर नेचुरल एजेंट ऑफ डेथ, या ये जो ग्रे पोनी है ये क्या है, एक एजेंट था जो कि उसको मारने के काम में आया, बस दीत का एक एजेंट है, यमराज का भेजा हुआ दूत था जो पोनी है, ये बोलना चाहता है एक्चुअली, ठीक है। और ये आरल आयरन्स की जो घटना है ये सच्ची घटना है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सही में जाकर के, सही में ऐसे आइलैंड पर जाकर के इन्होंने कहानी देखा और इन्होंने लिखा था, एमजे सिंजे। What does the spinning wheel used by Kathleen symbolize? What does the spinning wheel क्या symbolize करता है? To continuous repetitive cycle of life and the weaving of fate. कि जिंदगी एक ही तरह से गोल गोल घूमते रहता है, एक ही चीज को बार बार होता है, और हम लोग को विश्वास रखना चाहिए कि आगे सब ठीक होगा, बस, ठीक है। यही ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।
आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर ये तो पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये सर्च करिएगा, आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है और यूट्यूब का भी नाम यही है। वाई इज द सेटिंग ऑफ द अरन आइलैंड्स क्रूशियल टू द प्ले? तो अरन आइलैंड्स कहाँ पर स्थित है वो बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिकॉज द एक्सट्रीम आइसोलेशन एंड हार्श एनवायरमेंट हाईलाइट ह्यूमैनिटीज वल्नरेबिलिटी टू नेचर। क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी है कि वहाँ पर जो नेचर का कहर है वो अच्छे से दिखाया जा सकता है। व्हाट डज द वाइट बोट्स बाउड बाय मोरिया रिप्रेजेंट? जो वो पहले से बोट्स खरीद के रखती थी कॉफिन बनाने के लिए, क्या रिप्रेजेंट करता है? द इवर प्रेजेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ एंड द प्रैक्टिकल नीड फॉर कॉफिन्स। कि कभी भी किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है, पहले से घर में बांस वांस ला के रखो। ठीक है, समझे? नहीं, तुम नहीं समझे। How does Moria's attitude toward the sea change by the end of the play? How does Moria's attitude towards the sea? तो लास्ट, हाउ डज मोरियाज एटीट्यूड टुवर्ड्स द सी चेंज बाय द एंड ऑफ द प्ले? जब अंत में समुद्र को लेकर के इसका क्या एटीट्यूड था, रुझान कैसा था, क्या बोली समुद्र के बारे में? तो क्या बोलती है? सी शिफ्ट्स फ्रॉम लिविंग इन द कंस्टेंट टेरर ऑफ इट टू अ स्टेट ऑफ काम इनडिफरेंस बिकॉज इट कैन नॉट हर्ट हर एनीमोर। अब वो समुद्र को लेकर के चिंता में नहीं रहती, वो बिंदास रहती है। अब तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, अब समुद्र मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब हम शांति से रहेंगे, ऐसा ये सोचती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। What does keen और कीनिंग मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले? कि ये रोना धोना इसका क्या मतलब है? अ क्लेवर थॉट, अ ट्रेडिशनल लाउड एंड माउंटफुल वेलिंग फॉर द डेड। तो कीन कीनिंग क्या होता है? सामूहिक रोना होता है, जब कोई मरता है तो सामूहिक रूप से रोया जाता है, औरतें रोती है, वो सब है। अ ट्रेडिशनल लाउड एंड माउंटफुल वेलिंग फॉर द डेड। इसके बाद देखो, वाई डज बाटले इंसिस्ट ऑन गोइंग टू द गैलवे फेयर? बाटले क्यों जाना चाहते हैं गैलवे फेयर में? क्योंकि भाई कब पैसा नहीं है टू सेल द हॉर्सेस बिकॉज इट इज अ गुड फेयर एंड ही इज द ओनली प्रोवाइडर लेफ्ट। बस यही है जो वहां पर जा करके बेच सकता है और अपने घर की कमाई की जिम्मेदारी इसी पर है। तो लड़का होना आसान नहीं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल राइडर्स टू द सी? राइडर्स टू द सी जो नाम है, ये ये क्या है, माने ये नाम का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट द मैन ऑफ द आइलैंड हु राइड आउट इनटू द सी टू मेक अ लिविंग बट अल्टीमेटली राइड टू द देयर इनवाइटेबल डिट्स। तो समुद्र के ऊपर जान जोखिम में डाल करके ये लोग समुद्र पर राइड करते हैं। इस नाम का यही मतलब है कि या जीवन बचाने के लिए भी और मरने के लिए भी। इसके बाद है, हाउ इज मोरिया अ ट्राजिक फिगर? मोरिया एक दर्द भरी पात्र है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? कैसे नहीं कहा जा सकता है कि मोरिया ऐसी फिगर नहीं है? बिकॉज शी हैज टू वॉच हर एंटायर फैमिली बी डिस्ट्रॉयड बाय नेचर, येट शी मस्ट इंड्योर द पेन एंड कैरी ऑन। क्योंकि उसने अपने पूरे फैमिली को खो दिया और जी रही है दुख के साथ। What role do Kathleen and Nora play in the drama? तो कैथलीन एंड नोरा क्या करती है, क्या रोल रहता है उनका? तो दे रिप्रेजेंट द प्रैक्टिकल रेजिलेंट यंगर जनरेशन ट्राइंग टू मैनेज द हाउस होल्ड एमिट्स कंस्टेंट ग्राइफ। तो क्या करने की कोशिश करती है? कि अपने घर को संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद, व्हाट डज द ड्रॉपिंग ऑफ स्टिचेस इन द स्टॉकिंग सिंबलाइज? द फ्लो इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ द लाइफ दैट लीड्स टू ट्रेजेडी। व्हाट डज द ड्रॉपिंग ऑफ स्टिचेस इन द स्टॉकिंग सिंबलाइज? तो वो स्टिचेस देना भूल जाती है, ये क्या सिंबलाइज करता है? फ्लो इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस
एंड द फ्रैजिलिटी ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ट्रेजेडी। इसके बाद क्वेश्चन है, इन मोरियाज फाइनल स्पीच हु डज शी आस्क गॉड टू हैव टू मर्सी ऑन? द souls of all her dead sons. Last, the Moria's final speech, who does she ask God to have mercy on? वो लास्ट में भगवान को बोलती है, उनकी आत्माओं को बच छोड़ देना, उनकी आत्माओं पर इतना कहर मत डालना, उनकी आत्माओं को तो छोड़ दो कम से कम, ऐसा कहती है। और कितना है जी? हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, खत्म हो चुका है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वेयर इज सी हु आस्क दिस? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वेयर इज सी हु आस्क दिस? वह कहाँ है, वेयर इज सी? तो ये कौन बोलता है, कैथलीन मोरिया, नोरा बाटले? नोरा बोलती है वेयर इज सी। मम्मी कहाँ है, वेयर इज सी, वो कहाँ है? तो नोरा आकर के बोलती है, नोरा छोटी बच्ची है, वो आकर के बोलती है कि वो कहाँ है। ठीक है, तो बस अगर आप लोगों ने ये पूरा क्लास खत्म कर लिया तो वाह, बधाई हो, आप ऐसे महान पुरुष हो कि आपको क्या कहा जाए। क्या ये जो क्लास हुआ, 1 घंटा 1 मिनट का क्लास, 60 MCQs को झेलना आसान बात है नहीं। आप लोग महामानव है, अगर आप लोगों ने ये पूरा क्लास कर लिया है तो आप लोग अपने सीमाओं के दायरे से बहुत आगे निकल चुके हैं। 1 घंटे का क्लास आज की जनरेशन 2026 में, जिसको 10 सेकेंड मैंने 1 2 3 रील, अच्छा 1 सेकेंड का समय लगता है, बस 1 सेकेंड जिसके पास अटेंशन स्पेन नहीं है, वो 1 घंटा 1 मिनट तक अगर यहाँ पे अटेंशन स्पेन बना लेता है, तो आप नहीं है, इंसान नहीं है, आप लोग महापुरुष है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।